तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में 1857 से संबंधित जो कल का क्लास था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसका दूसरा टॉपिक जो संबंधित है इसके कारणों से, इसके काउजेस से, कि आखिर क्यों 1857 का विद्रोह हुआ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस लेंगे इसका कि अगर मेंस में ये क्वेश्चंस आए तो आप इंट्रो में क्या लिख सकें। तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शंस नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन सधा हुआ होगा। तो जहाँ तक के 1857 के विद्रोह का इंट्रो का प्रश्न है, भूमिका का प्रश्न है, तो इसमें ये बात कही जा सकती है कि 1757 के पश्चात जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व हुआ, इस ब्रिटिश प्रभुत्व का रिजल्ट ये हुआ, का परिणाम ये हुआ कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी क्षेत्रों में नए और शोषणात्मक नीतियां को अडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि 1757 से लेकर के 1857 के बीच में लगभग 200 रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए, लेकिन ये सभी के सभी स्थानीय थे और एक दूसरे से अलग अलग थे, यानी जुड़ नहीं पाए। लेकिन 1857 में, 1857 में जो ब्रिटिश अनियमितता थी, जो ब्रिटिश इसके खिलाफ में एक विरहत रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, जो भारत के अधिकांश भागों में प्रभावित किया, यानी अपने प्रभाव में ले लिया। और इसी को हम लोग रिवोल्ट ऑफ, यानी 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा इंट्रो है, उसको समझाने की कोशिश या प्रयास मेरे तरफ से आपके सामने हो रहा है, और वो ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में, भारत में 1608 ईस्वी में ही आ चुकी थी, लेकिन 1608 से लेकर के 1757 तक, 1608 से लेकर के 1757 तक इसकी जो पॉलिसी थी, इसकी जो नीति थी, वो केवल और केवल व्यापार करना था, ट्रेड करना था।
और ये व्यापार, ये ट्रेड हमारे देश के हित में था। क्यों? इसलिए कि इन लगभग 150 वर्षों के अंदर जो ट्रेड पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट की थी, अब ऐसे पढ़िएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, हम समय दे देंगे। ये तो हुआ को भूत को पढ़ा रहे हैं हम, और इतनी बेसब्री ही क्या है लिखने का। अगर हम मिटा देंगे तब आप बोलिए कि मिटा देते हैं, 5 मिनट टाइम दे देंगे, आप लिख लीजिएगा उसके बाद। लेकिन जो टॉपिक हम समझाना चाह रहे हैं, तो आप जिस ढंग से क्लास का यूज कर रहे हैं तो उससे तो आप समझ नहीं पाइएगा। दिमाग तो आपके पास एक ही है, तो उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए? तो बोर्ड पर जो लिखी हुई बात है उसको लिखने के लिए। तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो आपका दिमाग रिसीव नहीं कर पा रहा। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, तो उसको हम समय दे देते हैं लिखने के लिए। जब लेक्चर मेरा खत्म हो जाएगा इससे रिलेटेड, तो आपको हम समय दे देंगे, लिख लीजिएगा। पहले बातों को समझिए। बात अगर एक बार आपके दिमाग में चली गई तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उम्र ज़्यादा हो जाएगा आपका तो फिर बात किसी का सुन नहीं पाइएगा, मेमोरी में नहीं जा पाएगा। अभी उम्र आपका कम है, इसलिए जो भी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है वो सब रिसीव कर लेगा आपका दिमाग, और फिर एग्जामिनेशन बहुत आसानी से आप निकाल पाइएगा। और क्लास में रहिए, जिसमें यहाँ हो और जहन कहीं और हो, ऐसा ना कीजिए। तो आपको हम बता रहे थे कि जो 150 वर्षों का जो पीरियड है, वो पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर नेचर को देखें तो ट्रेड नेचर था, 100% व्यापारिक मानसिकता थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक मानसिकता थी वो हमारे फेवर में थी। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे फेवर में थी? तो ट्रेड में एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके होंगे। भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो अगर आयात से निर्यात यानी इंपोर्ट से एक्सपोर्ट अधिक हो तो कहा जाता है कि देश को उससे लाभ होता है। यानी सामान देश से बाहर जाए ज्यादा, यानी एक्सपोर्ट हो, और देश में कम सामान आए यानी इंपोर्ट कम हो, तो इससे देश में धन ज्यादा आता है, क्योंकि सामान हमने बेचा तो उससे पैसा आया। तो इस सर्कमस्टांसेस को, इस परिवेश को अर्थशास्त्र में इन द फेवर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, यानी भुगतान संतुलन देश के पक्ष में है। बात समझ में आई? और अगर इंपोर्ट ही ज्यादा हो यानी आयात ही ज्यादा हो, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात कम हो, दूसरा पक्ष इसका क्या है कि हम बाहर से सामान ज्यादा मंगाएं और अपने देश का सामान बाहर में ज्यादा बेचें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें विदेशों को अधिक पैसा देना पड़ेगा और इसके रिएक्शंस में हमें कम पैसा प्राप्त होगा। तो अगर इंपोर्ट अधिक हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है, विपक्ष में चल जाता है, यानी देश को नुकसान होता है। तो अब आइए उस पीरियड की बात करें हम लोग कि 1608 से लेकर के 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड नेचर था, जो व्यापारिक प्रकृति थी, वो भारत के पक्ष में था, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। उस समय मुगलों का शासन था, बहुत शक्तिशाली थे वो लोग, लेकिन उन लोगों ने इन विदेशी कंपनियों को सपोर्ट किया और प्रमोट किया कि ठीक है आप कीजिए, और प्रिविलेज दी, सुविधाएं दी बहुत तरह के। क्यों? क्योंकि उसमें देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है तो मुगल डायनेस्टी विखंडन का, टूटन का, डिसइंटीग्रेशंस का शिकार हो जाता है, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसका बखान करना उचित नहीं होगा, बन जाते हैं। और फिर ये जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, वो आपस में ही स्ट्रगल यानी संघर्ष करने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति
1707 से लेकर के 1757 तक पाई गई, तो फिर एम्बिशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जाग उठी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा जाग गई। इसलिए कहा जाता है कि चीज़ों को मजबूत और छुपा कर रखना चाहिए। ऐसे भी भारतीय समाज और संस्कृति में ये चीज़ है कि 3 चीज़ें साहब लोगों को छुपा कर रखना चाहिए, एक खाना, दूसरा दौलत और तीसरा अपनी बीवी को। पूरा इंटरेस्ट लेते हैं तो देश के कंटेक्स्ट में ये तीनों चीजें लागू हो रही थी। और जो आपसी संग टेंस में पढ़ना ठीक नहीं ना है, थोड़ा मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है कुछ बोलना पड़ता है। वो पढ़ाई का विषय नहीं होता है, वो आपको हमारे तरफ इंटरेक्शंस बना रहे इसलिए कह दिया करते हैं, वरना मेरा कोई गलत ध्यान नहीं होता है। तो आइए कम ऑन द टॉपिक्स। तो हम बता रहे थे आपको कि साहब ये मना है, जब हम बोल देंगे तब लिखिएगा, ठीक है, समय देंगे आपको। तो हम आपको बता रहे थे कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस ऑफ ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी जाग गई कि भाई अभी तक हम पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर में रह करके ट्रेड कर रहे थे तो हमको फायदा हो रहा था। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी पर ही हम कब्जा कर ले, राजनीतिक के सत्ता पर ही कब्जा कर ले, तो हमको और फायदा होगा। और जो इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप अभी डेवलप हुआ है, डिसइंटीग्रिटी का, अखंडता का ना होने का, विखंडन का, तो उसमें हम अपने लक्ष्य को, अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब उसके बाद उन्होंने 1757 से आपने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बहुत सारी ट्रीटियां लाद करके जो है वो भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो ये कहना कि भारत के लोग अंग्रेजों के इस नीतियों को समझ नहीं रहे थे या ब्रिटिश इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पॉलिसीज को जान नहीं रहे थे, उससे प्रभावित नहीं हो रहे थे, तो आज के इतिहास के अनुसंधान के इस बढ़े हुए युग में कहना गलत होगा। कहना गलत इसलिए होगा कि अगर नहीं जान रहे होते तो फिर विरोध कैसे करते। 1757 से लेकर के 1857 तक का जो पीरियड है उसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 200 विद्रोह हुए, 200। और ये जो विद्रोह हुए वो किस चीज के लिए हुए? तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही इस्टेब्लिश्ड हुआ तो उसने राजनीति के क्षेत्र में अलग नीति अपनाई। हम अंदर में बताएंगे कौन कौन सी नीतियां अपनाई, घबराइए नहीं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अलग नीतियां अपनाई, सोसाइटी यानी समाज के क्षेत्र में अलग नीतियां अपनाई, और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अलग नीतियां अपनाई। और ये जो नीतियां थी वो पूर्व के नीतियों के तुलना में नई थी और शोषणात्मक थी, यानी एक्सप्लॉयटरी थी। और इसी नए और एक्सप्लॉयटरी पॉलिसीज को जो अडॉप्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसका रिजल्ट क्या निकला? तो 1757 टू 1857 लगभग 200 विद्रोह हुए, एक दो नहीं हुए थे। हम ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आपको 1857 से पूर्व के विद्रोह ही पढ़ा देंगे, वही बहुत अच्छा टॉपिक है, उसे ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 200 जो विद्रोह हुए, उस विद्रोह का एक नेचर था, और उसी नेचर के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ। और नेचर क्या था? तो पहला कि सभी के सभी रीजनल थे, और दूसरा कि हर विद्रोह एक दूसरे से जुड़ नहीं पाया। जैसे शुरुआत में बंगाल में ही अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो सबसे पहला विद्रोह जानते हैं सन्यासियों ने किया। ये सन्यासी कौन थे? इस पर जो नया रिसर्च हुआ है आप सुनकर ताज्जुब करेंगे।
ये सन्यासी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। हिंदू सन्यासियों में नागा साधु का नाम आपने सुना होगा, वो थे। और मुस्लिम सन्यासियों में मदारी सूफियों का नाम आपने सुना होगा। ये मदारी सूफी नहीं तो सुन लीजिए, तो ये मदारी जो सूफी थे, इनका कार्य क्षेत्र यही बिहार और बंगाल था। और सबसे बड़े जो मदारी सूफी थे, वो पटना से थोड़ा आगे बढ़िएगा तो हिलसा एक जगह है, वहां एक मजार मिलेगा जिसका नाम है जमालुद्दीन जानेमन जत्ती। इन्होंने शादी नहीं की थी और हिंदू योगियों के तरह ये गेरुआ वस्त्र पहनते थे, जटा रखते थे। इनके पास कोई स्त्रियां नहीं जा सकती थी और इनका जमघट में योगी भी शामिल रहते थे और वो सब के सब अपने धर्म पर थे। बड़ा यूनिक जगह है वो। तो जब मरे वो 6 योगी, तो एक कब्र उनका है, बाकी 6 योगियों का कब्र है जो हिलसा में अभी भी उपस्थित है। तो ये वही पीरियड था जिस पीरियड की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो इन लोगों ने, सन्यासियों ने विद्रोह किया। अब ये सिर्फ सन्यासियों तक सीमित रह गया। फराइजियों ने विद्रोह किया, ये सिर्फ फराइजियों तक सीमित रह गया। हो का विद्रोह हुआ, ये सिर्फ जनजातियों तक सीमित रह गया। मुंडा का विद्रोह हुआ, ये सिर्फ मुंडाओं तक सीमित रह गया। संथालों का विद्रोह हुआ, ये सिर्फ संथालों तक सीमित रहा। इसी पॉलिसी से सभी के सभी प्रभावित थे, लेकिन सभी लोग बटे हुए थे और सभी लोगों ने अलग अलग विद्रोह किया। वो आपस में मिल नहीं पाया, सभी के सभी अलग रहे। इसलिए ब्रिटिश शासन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उसे अलग अलग दबा करके उन विद्रोहों को खत्म कर दिया। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे भारतीयों को अपने गलती का एहसास हुआ। तब फिर क्या हुआ कि 1857 तक आते आते जो ब्रिटिश अनियमितता थी उसके खिलाफ अधिकांश लोग एक हो गए। और जब एक हुए तो क्या हुआ कि जो रिवोल्ट किया, तो मैक्सिमम एरिया में, हम टोटल एरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टोटल एरिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ ही नहीं। लेकिन अंग्रेज जो कह रहे थे कि बहुत सीमित क्षेत्र में हुआ था, वो भी गलत है। तो उसके लिए अभी जो रिसर्च होकर के बातें सामने आई हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे एरिया में, मैक्सिमम एरिया में भारत में ने विद्रोह को प्रभावित किया। और इसी मैक्सिमम एरिया के विद्रोह को 1857 का विद्रोह कहते हैं। क्लियर? अब नोट कीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग लिख के नहीं दिखा रहे हैं, बताइए, इतना अच्छा अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं तो बाद में पछताइएगा। अभी से ही आपको अपना कॉपी का नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए ताकि चेक हो उधर ठीक था। थोड़ा फास्ट कीजिए, बहुत लंबा। ब्रिटिश इरेगुलरिटीज, अनियमितता।
आज पांडे जी नहीं आ रहे हैं, आप ही साथ देख रहे हैं। कब हम तो बाजार में देखे पूरा हीरो होंडा उड़ा के लेके जा रहे थे। नहीं, पांडे जी आप ही के मित्र है ना, तो इरेगुलरिटीज, अनियमितता, उसका हिंदी होगा। हाँ हाँ, हिंदी में लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो पूछेगा हम बता देंगे। बोर्ड पे जगह बचाने के लिए एक ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मूड मूड की बात है। आप भी इतने काबिल हैं कि उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। हो गया साहब? बड़ा है। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो काउजेस पर। तो जो काउज लिखा है यहाँ हेडिंग में, तो पहला हम लोगों ने लिखा था पॉलिटिकल काउज, यानी राजनीतिक कारण। देखिए जब राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो पहले ब्रिटिश व्यू जाने भारत के राजनीति के क्षेत्र में, तो अच्छा लगेगा और उसके बाद हम लोग बात को अपनी आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें अगर पॉलिटिक्स के बारे में अगर ब्रिटिश व्यू को देखें, यानी अंग्रेजों की दृष्टि को देखें हम लोग कि क्या वो लोग कह रहे थे, तो दो तरीके की बात उभर करके सामने आती है। समझ गए? ब्रिटिश व्यूज अगर हम लोग सर्च करते हैं भारत के 18th सेंचुरीज के पॉलिटिकल सेटअप के बारे में, या कह लीजिए कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में, तो अंग्रेजों के दो दृष्टिकोण उभर करके सामने आते हैं। एक जो है कैम्ब्रिज इतिहासकारों का वर्ग है, उनके द्वारा ब्रिटिश व्यू पता चल रहा है हम लोगों को। और दूसरा एक ब्रिटेन का कवि है जिसका नाम है रुडयार्ड कीपलिंग। रुडयार्ड कीपलिंग, इन दोनों से भारत में ब्रिटेन के कब्जा करने का व्यू यानी उद्देश्य उभर करके सामने आता है। इसका कहना है कि हम लोग या अंग्रेज भारत में जो आए हैं वो दैवीय आदेश से, यानी डिवाइन ऑर्डर से आए।
और रुडयार्ड किपलिंग दोनों लगभग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन कहने का अंदाज थोड़ा अलग है। रुडयार्ड किपलिंग ने थ्योरी दिया था कि गोरे जातियों का बोझ, गोरे जातियों का बोझ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट मैन बर्डन। तो ये दो सिद्धांत उभर करके सामने आता है इस बात के लिए कि अंग्रेज बिना एम्स, बिना ऑब्जेक्ट के भारत में नहीं आए थे। अंग्रेजों के भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के पीछे जो एम्स था वो लंदन के या ब्रिटेन के दो तरह के विचारधाराओं से हमें पता चलता है। एक जो कैम्ब्रिज वहाँ यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लोगों के द्वारा जो इतिहास प्रस्तुत किया गया, उसमें कहा गया कि ब्रिटेन से लोग जो गए इंडिया, वो एक डिवाइन ऑर्डर था, ईश्वरीय आदेश था। किस बात का ईश्वरीय आदेश? तो अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट के लोग असभ्य हैं, अनकल्चर्ड है, तो वहां आप लोगों को सभ्यता जो है वो फैलानी है, उन्हें कल्चर बनाना है। वो लोग जानवर हैं, तो इस जानवर से उन्हें इंसान बनाना है। ये विचारधारा जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने का औचित्य साबित किया गया, उसका आधार बेस बनाया गया कि हम कोई और काम के लिए यहां नहीं आए, बल्कि आपको सिविलाइज्ड बनाने के लिए आए, आपको कल्चर्ड बनाने के लिए आए, आपको एक डेवलपमेंट बनाने के लिए आए। ये सब बातें जो है लिखी गई और इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए गए। दूसरी तरफ जो एक कवि था रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने बजाबते तौर पे कविता ही लिख दी और उस कविता का शीर्षक था व्हाइट मैन बर्डन, यानी गोरे जातियों का बोझ। और इसमें भी वही व्यू था, लेकिन कहने का अंदाज अलग था। कहने का अंदाज ये था कि क्रिश्चियनों को ईश्वर ने, द सन ऑफ गॉड ने सबसे श्रेष्ठ जाति में पैदा किया है और उनका ये दायित्व बनता है कि वे जो श्रेष्ठ नहीं हैं उनको अपने समतुल्य बनाए, इक्विवेलेंट बनाए, यानी जिस तरह का जीवन वो व्यतीत करते हैं उस तरह का वो भी जीवन व्यतीत करें। तो चूंकि ज्यादा सभ्य है, ज्यादा कल्चर्ड है, ज्यादा सिविलाइज्ड है, तो ये अकाउंटेबिलिटी, ये उत्तरदायित्व गोरे जातियों पर आता है कि वो काले जातियों को जो है, वो ब्लैक मैन को जो है वो सिविलाइज्ड करे और कल्चर करे। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अगर कोई आप ही के देश में जो अनकल्चर्ड आदमी हो और उसको सिविलाइज्ड करने की बात कोई करे तो आप उसका मुखालफत करेंगे, लेकिन नहीं भी अच्छा है कर दो। जैसे लालू यादव का समय आया था 1990-93 का, तो क्या करते थे आप लोग? तो मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त। तो वो गाड़ी से निकलते थे और रोड के किनारे जो गरीब लोग रहते थे, जो नहाते वहाते नहीं थे, और बोले डीएम साहब को बोलते थे क्लस्टर, एक क्लस्टर साहब इधर आइए। यहाँ गया कि हम भी अपने आंखों से देखा, राजबाला वर्मा महिला एक डीएम थी, आइए क्लस्टर साहब यहाँ, और उन्हीं से जो है उनको नहलवाती थी, उनके बच्चों को शैम्पू लगवाते थे वो, और ये सब काम करते थे। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? कि पूरे ग्रास रूट में लालू यादव छा गए एकदम, और कोई विरोधी, माने 10 साल तो ऐसा रहा कि उनका कोई विरोध न माने। अगर गधे को वो खड़ा कर देते किसी कंस्टिट्यूंसी से तो वो विधायक बन जाता। तो हम ये एग्जाम्पल किसी राजनीतिक दल का प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम ये साबित करने के लिए दे रहे हैं कि इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करने का कोई विरोध नहीं करता है।
लोग साथ देता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं आप। लेकिन ये जो बातें दोनों कही गई साहब, ये हाथी का दांत था, ये वास्तविक नहीं था। यानी अंग्रेजों ने जो अपना उद्देश्य यहां व्यू घोषित किया वो क्या था, वास्तविक नहीं था, नॉट रियल था। बल्कि इसके जगह पर उनका छिपा हुआ जो छिपा हुआ का डिस्गाइज्ड व्यू था, वो सिर्फ एक था, और वो एक क्या था, शोषण, यानी एक्सप्लॉयटेशन। तो ये राजनीति के क्षेत्र में ये वास्तविकता थी कि कहना कुछ और, करना कुछ और ऐसी परिस्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो ये व्यू घोषित था वो गलत था। तो अब हमें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ये कारणों से हम कह सकते हैं। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, यानी हाउ, कैसे आप ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले बिंदुवार देखिए इसको कि 1757 से लेकर के 1765 तक का जो घटना था वो घटना क्या कहता है, तक का जो इवेंट था वो इवेंट क्या कहता है कि ये सब बनाने के लिए आए थे। अब इस इवेंट को लिखना तो संभव बोर्ड पर नहीं है और आपको भी नोट्स में नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ इतना बता देना चाहिए कि इस समय में अंग्रेजों ने जो कुचक्र बंगाल में किया वो सिविलाइज्ड वर्क नहीं कहला सकता है, वो सभ्य काम नहीं कहला सकता है। क्या किया भाई, तो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी आपको पढ़ा चुके हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया कि नवाब सिराजदौला के दरबार के जितने लोग थे उन सभी को एक साजिश के तहत अपने पक्ष में मिला लिया। तो ये तो घर फोड़वा का काम किया आपने, ये डेवलपमेंट कहा प्लासी के बैटल में किए। और जब प्लासी का बैटल हुआ तो किसके घर में फूट नहीं होती है, सिराजदौला के घर में भी फूट थी। उसका भी जो मामा था मिर्जाफर, उसके खिलाफ महत्वाकांक्षा पल रही थी, अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। और मिर्जाफर मुख्य सेनापति था, पूरी सेना को न्यूट्रल करवा करके प्लासी का युद्ध यूं ही जीत लिया। और जीतने के बाद क्या किया, आपके घर में कोई मसला सुलझाने के लिए आएगा तो आपके घर के औरतों की कान की बालियां छीन कर चला जाएगा या हाथ का कंगन उतार के लेके चला जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद हुआ क्या, तो मिर्जाफर से 24 परगना ले लिया। तो आप तो ईमानदार थे नहीं, आपको भूमि चाहिए था, आप सिविलाइज्ड बनाने के लिए तो नहीं आए थे। अब थोड़ा ही दिन हुआ, यही नहीं 60 लाख और 40 लाख रुपया व्यक्तिगत रूप से क्लाइव और वाटसन ने ले ली। और जब 4 साल बीता तो आपकी महत्वाकांक्षा जब धन की पूरी नहीं हुई तो वही मिर्जाफर आपका विरोधी हो गया। और फिर क्या किया कि उसको हटा के मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। अब मीर कासिम से क्या किया भाई, तो फिर बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर के 3 बड़े इलाके ले लिए, उसके जमींदार आप बन गए। उससे भी दिल नहीं भरा तो मीर कासिम को भी हटाना चाहा तो फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में आपने क्या किया, तो शाह आलम को मुहरा बना कर करके और दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। और फिर ब्रिटिश, फिर बंगाल का भू राजस्व से आप मालामाल बन गए। तो 1757 से 1765 तक का जो इलाका, जो एरिया है,
वो पूरा का पूरा शोषण और एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। और ये शोषण, ये एक्सप्लॉयटेशन इतना बड़ा था कि इसी के पैसा से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हो गई। ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर गया। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री में काम हाथों से होता था, भारतीय धन से ही वहां ये काम अब मशीनों से होने लगा, और उसका कुप्रभाव आगे चल करके भारत पर ही पड़ा। तो देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था हो, उसके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जा रही है उस पर जनता की पैनी दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट उसी को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हिस्ट्री हर दौर में रिलीवेंट यानी प्रासंगिक रहा है। जो लोग, जो देश हिस्ट्री को भूल जाता है उसका विकास रुक जाता है, और जो हिस्ट्री को देख करके अपने योजनाओं को बनाता है वो हमेशा विकास करता रहता है। तो वो सब देखते चलिए कि कैसे हम लोग गुलाम बने और कैसे जो है वो अंग्रेज यहाँ पर काबिज हुए। ये हम जब शुरू से पढ़ा रहे थे उस समय से आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु को समझाने के लिए हम आपको एक हेडिंग देते हैं, और वो है ट्रेड कैपिटलिज्म। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो व्यापारिक पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद, इसमें भी बहुत सारे फेज हैं। पहले तो शब्द को समझ लेते हैं कि व्यापारिक पूंजीवाद या ट्रेड कैपिटलिज्म कहते किसको है, ट्रेड कैपिटलिज्म कहते क्यों। आप बता सकती हैं कि अगर एक शब्द दे दिया आपको व्यापारिक पूंजीवाद तो आप क्या समझेंगी? कुछ नहीं समझेंगी। आप बताइए, कुछ भी आता हो बताइए, आप बताइए। देखिए, ऐसे पढ़िएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कुछ तो सोच के बोलिए। एक शब्द दे दिया गया आपको ट्रेड कैपिटलिज्म, व्यापारिक पूंजीवाद, तो आपके दिमाग में कैसा कैसा चीज उभर रहा है? हाँ बोलिए। देखिए, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए वो बोल दीजिए। उसे होता क्या है कि आपका एक लिमिटेशन पता चल जाता है, आपकी सोच पता चल जाती है, तो हमको समझाने में आसानी होता है। हम आपको ह्यूमिलेट करना नहीं चाहते हैं, हम बहुत बी फ्रेंडली होकर के पढ़ाना चाहते हैं। तो पता ही नहीं चले कि आप कहाँ तक हैं तो कैसे कुआं से निकालेंगे। कुछ तो सरूर का बाल दिखाई पड़ना चाहिए ना कि यहाँ पर है, पकड़ के निकालो। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आपने जो शब्द के हिसाब से समझा वो बिल्कुल सही है, आप भी कुछ बोले। देखिए, ऐसे नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने जो कहा बहुत अच्छी बात है कि ट्रेड को सुपीरियर रखना, ठीक है। इसको और थोड़ा परिष्कृत यानी छील छाल किया जाए इस शब्द को, तो इसको बहुत आराम से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो व्यापार किस लिए होता है, तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। कोई भी आदमी ट्रेड करता है तो लाभ के लिए करता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि जो लाभ प्रॉफिट लिया जाए वो एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त लिया जाए। अब ये एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि इतना लाभ लिया जाए जिससे हमारा खर्च निकल जाए और आगे का माल खरीदने के लिए पैसा भी बच जाए, ठीक है। जैसे 100 रुपया का माल हमने बेचा, व्यापार किया, ट्रेड किया, और हमारा खर्च 20 रुपया है, तो हमें 130 रुपया में बेच देना चाहिए। उससे क्या होगा?
तो 20 रुपया से हम खा पी लेंगे और जो 110 रुपया बचेगा तो उससे हम माल पुनः लेकर के अपना व्यापार करेंगे और 110 रुपया में पहले की तुलना में थोड़ा अधिक माल हमको मिल जाएगा। तो ये ग्रोइंग ट्रेड कहलाएगा। इतना तक परमिटेबल है, इतना तक एप्रोप्रिएट है, युक्ति युक्त है। गौर से समझिए और सुनिए। अब हमारा उद्देश्य क्या हो जाए कि नहीं, हम 100 रुपया के माल पर 250 500 रुपया लाभ कमाए, यानी जितना का माल है उससे 4 गुना 5 गुना अधिक प्रॉफिट कमाए। तब क्या होगा, माल की बिक्री उस बाजार में 100 ही रुपया की है, ज्यादा की नहीं है, तब 400 रुपया हमारे पास शेष बच जाएगा, जो हमें हमारे उपयोग के लिए नहीं होगा, उतना हमारा खर्च नहीं है। तो वो पैसा, वो कैपिटल हमारे पास शेष बचा हुआ रह जाएगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में एक नया वाद शुरू होगा जिसको पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं। तो अर्थशास्त्री आज के समय में बहुत सारे लोग कैपिटलिज्म को अच्छा मानते हैं कि भैया पैसा नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है कि आप ओवर कैपिटलिज्म को जो अपना रहे हैं, ये तो कैपिटलिज्म का उग्र रूप है। इसका साइड इफेक्ट भी तो पड़ेगा, नकारात्मक पक्ष भी पड़ेगा। क्या कि कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोगों के साधन कम हो जाएंगे और फिर उन पर आप अपना प्रभाव जमा लीजिएगा। तो यही हुआ था उस दौर में और यही आज के दौर में हो रहा है कि ओवर कैपिटलिज्म, उग्र पूंजीवाद की जो स्थिति पैदा हो गई है, उसके वजह से वैश्विक स्तर पे निर्धनता, बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या चीज चल रहा है। ये दूसरा टॉपिक है, उसमें हम ड्रिल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि ये ट्रेड कैपिटलिज्म, व्यापारिक पूंजीवाद, आप समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक लाइन में ऐसे समझ जाइए कि सीमा से अधिक व्यापार से धन कमाना, इसी को हम लोग व्यापारिक पूंजीवाद यानी ट्रेड कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। हो गया खत्म बात। अब इसका पीरियड है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1765 से लेकर के 1813, कब 1765 से लेकर के 1813 तक का जो पीरियड देखिएगा, ये ट्रेड कैपिटलिज्म का पीरियड है। और क्या क्या हुआ जरा समझिएगा, तब आपको होश उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? होश उड़ जाएगा। 1765 से 1772 तक बंगाल में जो शासन व्यवस्था रहा, उसके लिए एक शब्द है डायरकी, द्वैध शासन। आप पढ़े हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए तो गड़बड़ वाला पूरा पढ़ा दिए, पूछिए इनसे। डायरकी पर एक क्लास ही है, 1.5 घंटे का क्लास है सर, आप नहीं आए थे उस दिन। तो डायरकी को संक्षेप में ये समझ लीजिए कि शासन के 2 अंग थे। जैसे आज 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो उस समय 2 ही अंग थे, दीवानी और फौजदारी। दीवानी टैक्स से था और फौजदारी बाकी अन्य शांति व्यवस्था या मिलिट्री वगैरह ये सब था। तो दीवानी अंग्रेजों ने ले लिया अपने पास और फौजदारी नवाबी के पास रहने दिया। तो 2 शासक हो गए, 2 तरफ से शासन चल रहा था। तो इसी को द्वैध शासन, डायरकी बोलते हैं। इसमें कंपनी के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि, लेकिन सारा धन का मालिक वही था। अब इस 65 से 72 के लूट में जो पैसा कंपनी ने कमाया राजस्व से, वो पैसा कहां गया पता है आपको? वो कहां? यही तो गलत सोच रहे हैं, ब्रिटेन नहीं गया। अभी तक जो कंपनी मसाला, चीनी, अफीम, चाय खरीद रही थी, इसी का व्यापार कर रही थी,
उसके लिए वो वहां से सोने का गुल्ली लाती थी। कहां से? ब्रिटेन से, जिसको बुलियन बोलते थे, और उससे ये सब सामान खरीदती थी। अब बुलियन आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा तो यहीं से उपलब्ध हो गया, भारत से ही। उस समय टोकन करेंसी नहीं था, मेटल करेंसी था, तो किसी भी देश का मेटल करेंसी कहीं भी चल सकता था। वो तो चांदी और सोने और तांबे के मुद्राएं होती थी, पिघला दिए, दाम मिल गया। तो जो ये सब प्राप्त किया धन यहां से द्वैत शासन से या राजाओं महाराजाओं से, उसी का माल खरीद लिया भारत ने। अब सोने का गुल्ली नहीं लाया, और भारतीय पैसे का भारतीय बाजारों में जो इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, उसको नाम दिया पूंजी निवेश का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। यानी जूता भी मेरा और सर भी मेरा। अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़े हुए हैं तो आप जानते होंगे पूंजी निवेश इसको नहीं बोलते हैं जो अंग्रेज बोल रहा है, ब्रिटिश हिस्टोरियन बोल रहा है, बल्कि पूंजी निवेश का मतलब होता है कि बाहरी स्रोतों से आया पूंजी। जैसे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में 100 रुपया की आमदनी है हर महीने, ठीक है। अब वही 100 रुपया 10 रुपया बेटा, 10 रुपया बेटी, 30 रुपया बीवी, 30 रुपया हस्बैंड, ये रखे हुए हैं। अब बेटा या बेटी जो है, माँ ने अपने हिस्से का पैसा जो है वो 10 रुपया दे दिया बेटी को, तो बेटी का आमदनी 10 रुपया बढ़ गया, 20 रुपया हो गया। तो बेटी बोलेगी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मेरे यहाँ। अरे तो घर का पैसा ही घर में घूम रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो घर में तब कहते ना कि जब 20 रुपया और बाहर से चला आता और वो पैसा उस बेटी को मिलता। तो भारत में जो पैसा आया वो ब्रिटेन से नहीं ना आया, वो इंडियन टैक्स से प्राप्त पैसा था। तो इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो गलत ना है भाई मेरे। तो ये हुआ ना मेरा जूता और मेरा ही सर। तो एक पक्ष तो ये हुआ, हम लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश। पूंजी निवेश ये ट्रेड कैपिटलिज्म का पार्ट है, ठीक है। दूसरा शोषण का आधार क्या था? तो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण। ये तो टैक्सेशन के मामले से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मामले से ट्रेड कैपिटलिज्म डेवलप कर रहा है। दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, एक नई नीति अपनाई। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा बोल दे कोई। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? वेरी गुड। जिसको बाजार में बेचने के लिए जिस क्रॉप्स को पैदा किया जाए और बाजार में बेच करके धन कमाया जाए, तो ये पूरे सेटअप को हम लोग कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स ब्रिटिश के एडवेंट से, ब्रिटिश आगमन से पहले से था। ऐसी बात नहीं थी कि कमर्शियल क्रॉप्स मुगलों के टाइम में नहीं था, लेकिन वो कमर्शलाइजेशन क्रॉप कैपिटलिज्म का शिकार नहीं हुआ था, पूंजीवाद का शिकार नहीं हुआ था, वो व्यापारिक उद्देश्य था। हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छे तरह से व्यापार और पूंजीवाद के अंतर को समझ रहे हैं। व्यापार अलग है, पूंजीवाद अलग है। व्यापार एक सकारात्मक चीज है अर्थव्यवस्था के लिए, और पूंजीवाद अधिक उग्र हो जाए तो वो नकारात्मक चीज है, नेगेटिव चीज है। तो बहुत शुक्रिया आपका
कि आप इतने टफ टॉपिक को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब आइए कि इसका जो रूप था वो बड़ा विभत्स, बड़ा डरावना था। क्या डरावना था साहब? कि जो टैक्सेशन सिस्टम्स बंगाल में लागू किया गया, तो अंग्रेजों ने टैक्स की वसूली के लिए किसानों पर दबाव डाला। किसान जो भूमि लेते थे, आप लैंड टेनर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि अब भूमि किराए की हो गई, तो उसको किराया देना पड़ता था किसानों को, टैक्सेशन अधिक था। तो अपनी भूमि को बचाने के लिए किसान अग्रिम यानी लोन लेने के लिए अभ्यस्त हो गए, ऋण लेने के लिए। और अंग्रेजों के गुमाश्ते, गुमाश्ता एक अरबी वर्ड है जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन मीनिंग उसका मिडिल मैन होता है। गुमाश्ता मीन्स मिडिल मैन। तो गुमाश्ता जो भारतीय होता था, वो भारतीय किसानों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ का काम करता था, मिडिल मैन का काम करता था। तो पैसा चाहिए तो हाँ, तो हम दिलवा देते हैं, साइन करो इस पर। और साइन जो होता था वो ये कि जो साइन करेगा तो उसको एक फिक्स क्रॉप्स ही अपने जमीन में पैदा करना होगा, और पैदा किए हुए क्रॉप्स को उसे ही बेचना होगा जिससे पैसा लिया, और जिस दर पर बेचना होगा वो दर भी वही तय करेगा। तो अब कपास, चीनी, नील, ये सब जितने क्रॉप्स का नाम सुन रहे हैं, सब एक वर्षीय है और सबसे भूमि की फर्टिलिटी कम होती है। तो उसका समझौता कर लिया, और जब फसल तैयार हुआ तो उसको अंग्रेज खरीद लिया कम मूल्य पर। किसान का खेत भी बंजर हो गया, किसान को लाभ भी नहीं हुआ, और इस कमर्शियल क्रॉप से पूरा का पूरा लाभ किसको हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को या उसके व्यापारियों को। तो कृषि का व्यवसायीकरण गलत नहीं है, लेकिन कृषि के व्यवसायीकरण का यह जो रूप था वो बहुत डरावना था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ साहब? कि बंगाल कंगाल हो गया। तो इस ढंग से पहला कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ट्रेड कैपिटलिज्म अपनाया, दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स किया उससे, और तीसरा कि राजा महाराजाओं से, या ऐसे नहीं, ये कहना गलत होगा, थोड़ा उसको और कम कर देते हैं। टेक बेनिफिट फ्रॉम जमींदारी सिस्टम, यानी जमींदारी व्यवस्था से भी फायदा उठाया। कैसे उठाया जमींदारी व्यवस्था से? कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, उसमें एक लॉ था जिसको बोलते थे हम लोग सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून, पढ़ा चुके हैं आप लोग को। उसमें क्या था कि जमींदार को तो भूमि का मालिक मान लिया। तो ये कितना बेहतरीन से बेवकूफ बनाया था अंग्रेज हम लोगों को, वो जरा ध्यान देने की बात है। अभी तक भारत में जमीन खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी। अंग्रेजों ने इसे खरीद बिक्री की वस्तु कैसे बनाया और कितना लाभ हुआ। जो अस्थाई बंदोबस्त किया उसमें जिसको जमीन दिया ना, उसको बोला कि तुम इसका मालिक हो। अब भाई अभी तक जमीन राज की थी, आप किसी इंडिविजुअल को दे के बोल रहे हैं कि आप इसका मालिक हैं। अब वो इंडिविजुअल के पोरसा उछलेगा और उसको अंग्रेज जो बोलेगा वो करेगा कि नहीं? आप ही माई बाप हैं, इसलिए कि एक दिन में उसको राजा बना दिया। सोचिए,
अंग्रेजों का उन जमींदारों से इस तरह का बर्ताव या संबंध क्या अंग्रेजों के लिए नुकसानदेह था? अरे अंग्रेज जमीन ब्रिटेन से लाके दे रहे थे, पॉलिसी बना रहे थे, यहीं के जमीन यहीं के लोगों को। अब उससे बेनिफिट क्या हो रहा है उसको कि दे दिया, 1793 में खुश हो गए और 98 में सनसेट लॉ लागू कर दिया, सूर्यास्त कानून, कि अगर निश्चित तिथि को निर्धारित कर नहीं वसूल किया गया, नहीं जमा किया गया, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अब भाई हर साल संभव नहीं है कि फसल हो, तो किसान से टैक्स हम लेंगे तभी ना आपको देंगे। जब पैसा हमारे पास नहीं है हम कहां से देंगे? अब ये जमींदारियां नीलाम होने लगी। तो जो कैपिटलिस्ट थे, कलकत्ता में बैठे हुए थे पूंजीपति, वो इन जमींदारियों को खरीदने लगे। तो अभी तक जमीन बेच के पैसा नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने जमीन बेच के पैसा निकालने का एक तरीका खोजा, सूर्यास्त कानून, और अब अंग्रेजों का आय फिक्स हो गया कि चाहे बारिश हो ना हो, बाढ़ आ जाए, फसल हो ना हो, आप दीजिए ही नहीं दीजिए, आपकी जमीन हम बेच देंगे और जो टैक्स है उसका पैसा हम ले लेंगे। तो अंग्रेजों ने हर वर्ष की आय अपना फिक्स कर लिया। और कैसे फिक्स किया भाई? तो सूर्यास्त कानून से। और ये इससे पैसा किससे ले रहा है, फायदा किससे ले रहा है? तो जमींदार से। तो एक अविरल साधन, डिसरप्टेड सोर्स प्रॉफिट का क्रिएट हो गया इस माध्यम से, और वो बहने लगा किसके तरफ? अंग्रेजों की तरफ। तो ये सारी व्यवस्था को साहब क्या बोलते हैं? ट्रेड कैपिटलिज्म। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे आप। अब चलिए दूसरा जो शब्दावली इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, देखिए कितना, ये दूसरा था, ये पहला था, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ में ये लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में लिखना है मुद्दा क्या चल रहा है, तो पॉलिटिकल कॉज, ध्यान में रहे बात। अब ये तीसरा जो है उसको हम लोग नाम देंगे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसका हिंदी होगा औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है साहब। यानी अब औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब क्या हो कि उद्योग से लाभ कमाना। उद्योग से लाभ कमाना नहीं, गलत हम बोल रहे हैं, उद्योग से पैसा जमा करना। लाभ कमाना तो अच्छी चीज है, लेकिन इतना लाभ कमाना कि लाभ भी हो जाए प्लस सरप्लस भी बच के रह जाए, तो उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब देखिए औद्योगिक पूंजीवाद का दौर जो हम आपकी सुविधा के लिए इसका भी डेट दे रहे हैं, 1813 to 1861। अब यहां पर एक क्लियर कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 13 के बाद ये प्रोसेस खत्म हो गया, ये चल ही रहा था कि एक्सप्लॉयटेशंस का, कैपिटलिज्म का एक नया दायित्व खड़ा कर दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? आपके घर से मकान टैक्स लिया जा रहा था पहले से, अब झाड़ू टैक्स भी लगा दिया गया। तो झाड़ू टैक्स लगाया गया तो इसका अर्थ ये आप मत समझिए कि मकान टैक्स माफ कर दिया गया, मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। तो ये चल ही रहा था कि एक नया शोषण का चक्र जो है चलाया गया, और वो चक्र का नाम क्या था? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी औद्योगिक पूंजीवाद। क्या था ये? तो हमारे पैसे से ब्रिटेन में, अभी भी मैंने बताया कि हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, औद्योगिक क्रांति हो गई। अब हो गई
तो जब मशीन उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। मशीन से उत्पादित वस्तुओं की मात्रा इतनी हो गई कि अब ब्रिटेन को बाजार की ज़रूरत थी, मार्केट की, क्योंकि जितना उत्पादन हुआ उसकी खपत ब्रिटेन में संभव नहीं थी। तो ब्रिटेन का मशीनीकृत इंडस्ट्री और आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी था कि उसे ब्रिटेन से हटकर बाजार चाहिए। तो भारत से अच्छा बाजार क्या हो सकता था? तो वो सारा का सारा माल भारत में ला करके डंप कर दिया गया। वो माल था क्या? जरा कंपैरिजन कीजिए कि हाँ कपड़े ही था, तो कपड़े ही का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो भारत में जो कपड़े बन रहे थे वो खराब नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन के कपड़े से कुछ मामले में इंफीरियर क्यों हो गए कि एक नया टेक्नोलॉजी कपड़े में आया था जिसको बोलते थे कैलेंडरिंग। यू नो व्हाट कैलेंडरिंग? तो अभी जैसे कपड़ा बुन लिया जाता है, जैसे हाथ से बुनी मशीन से बुनी, तो खुरदरा रहता है। तो उसको क्या किया जाता है कि उसमें माड़ी डाला जाता है, उसमें नील डाला जाता है, माड़ी से कपड़े का खुरदरापन खत्म होता है और नील से जो है कपड़े में चमक आती है। फिर उसको प्रेस किया जाता है, तो माड़ी डालना, नील डालना, प्रेस करना को सम्मिलित रूप से कैलेंडरिंग बोलते हैं। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी के वजह से ब्रिटेन का कपड़ा सुपीरियर दिखने लगा भारतीय कपड़ों से, हालांकि था नहीं। एक तो ये बात हुआ। अभी तक भारत में कपड़े हाथों से बन रहे थे, तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। ब्रिटेन में कपड़े मशीन से बनने लगे तो कॉस्टिंग कम हो गई। तो इस तरीके से गुणवत्ता में अच्छा और मूल्य में भी कम ब्रिटेन का कपड़ा हो गया। नतीजा क्या हुआ कि भारतीयों ने भारत में बने कपड़े को खरीदना बंद कर दिया और पूरा भारत का बाजार ब्रिटिश कपड़े से भर गया। भारत के तथाकथित राष्ट्रवादी कितना भी हल्ला करें कि चीनी माल का बहिष्कार करो, काहे के लिए हो? अभी यहाँ आप लोग जितने बैठे हुए हैं उसमें सभी के पास चीनी प्रोडक्ट है। आप जान भी नहीं रहे हैं कि चीनी प्रोडक्ट है। कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल जितने के बैग में ये पॉकेट में है वो सभी का सभी चीन का आइटम है। तो दिल में तो है कि चीन के माल का हम बहिष्कार करेंगे, तो आप चीन का माल का मोबाइल पॉकेट में क्यों रखे हुए हैं? जाने या अनजाने में, दोनों बात हम बोल रहे हैं। तो इसलिए सर कि मजबूर हैं इसी रैम का, इसी फीचर्स का मोबाइल अगर दूसरा देश का या अपने देश का खरीदेंगे तो सर 40,000 लगता है, और चीन वाला खरीदते हैं तो 18-20 हजार में हो जाता है। आधा आधा का अंतर है। तो राष्ट्रवाद दिखाने के लिए सर, असल तो मामला यहाँ पैसा बचाने का है, तो चुपके से राष्ट्रवाद को पॉकेट में उस समय रख लेते हैं और मोबाइल खरीद लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल ठेठ भाषा में इसलिए दे रहे हैं कि यही चीज उस समय हो रहा था 19वीं सेंचुरी से। तो आप अर्थव्यवस्था की इस मैकेनिज्म को समझिए कि इकोनॉमी या शासन जबरदस्ती नहीं चलता है जो इतिहास में पढ़ा दिया जाता है कि तलवार लेकर के अंग्रेज आए और कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं होता है साहब। सिस्टम डेवलप किया जाता है और ग्रेजुअली आपको अपने गिरफ्त में लिया जाता है और फिर आप छटपटा भी नहीं पाते हैं। तो इतिहास से, इन घटनाओं से सीख लेकर के हमें पूर्व ही बचने का प्रयास करना चाहिए। बचने का सबसे अच्छा थीम क्या है कि हम चीन के सामानों का मुकाबला उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर वो कर रहा है। तो आवश्यकता इस चीज को अपनाने की है, ये नहीं कि अनर्गल पनर्गल बात जो है कहने का है। उस कहाँ सफल हो रहा है? कीजिए बाइकाट, सब कुछ खरीद ले रहा है। गंजी जो आप पहने हुए हैं सब वहीं का माल है, वो कपास का बना हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब
ब्रिटेन के उद्योग को जो कच्चा माल मिल रहा है वो भारत से मिल रहा है। ब्रिटेन में जो उद्योग में माल बन रहा है वो बिक रहा है, भारत मिल रहा है। तो कच्चे माल के प्राप्ति में दोहरा लाभ, बना करके बेचने में दोहरा लाभ, तो चौगुना लाभ कमाया जा रहा था औद्योगिक पूंजीवाद से, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से। देश का हालत क्या होगा? कंगाल नहीं होगा तो और क्या होगा, इतना ज्यादा लूटने से। अब फिर एक्सप्लॉयटेशंस का, यानी इस राजनीतिक प्रभुत्व हम डिरेल कर गए साहब, समझ गए? इसको हम चेंज कर देते हैं, ये इकोनॉमिक्स काउस पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है? सॉरी, पॉलिटिकल काउस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं? सिर्फ हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? होता है कभी कभी, घबराइए नहीं। ये जो काउस पढ़ा रहे हैं ये इकोनॉमिक काउस पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये वाला चेंज कर लीजिए, घबराइए नहीं। आर्थिक कारण पढ़ा रहे हैं, इसके बाद राजनीतिक पढ़ा देते हैं, ठीक है? यहां से डिरेल कर गए, माने बहक गए, ठीक है ना? घबराइए नहीं। तो ये अभी खत्म ही पर है। अब औद्योगिक पूंजीवाद मैंने समझा दिया। अगला जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, उसको बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद। क्या बोलते हैं? वित्तीय पूंजीवाद। इंग्लिश इसका होगा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि ये दोनों चल रहा था, अब एक्सप्लॉयटेशंस का एक नया रूप आ गया कि इतने बीच में 1860 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन में कैपिटल का भंडार हो गया, इंडस्ट्रीज के, ट्रेड के जितने सेटअप थे सब लग चुके थे। अब उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं था ब्रिटेन में। तो कैपिटलिस्टों का एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ जिसने ये डिमांड किया कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाए। तो उसके लिए भारत उनको बहुत अच्छा क्षेत्र दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में पैसा पर ब्याज दर मात्र 2% था। कितना? 2%। और इसकी कंपैरिजन में भारत में जो कैपिटल पर इंटरेस्ट रेट था वो 18% था। कहां 2%, कहां 18%। अब नतीजा क्या हुआ कि ब्रिटिश कैपिटलिस्टों ने भारत में अपने पैसे का निवेश किया। तो दो क्षेत्र चुना उन लोगों ने, एक बैंकिंग सेक्टर और दूसरा रेलवे सेक्टर। क्योंकि बैंकिंग में 18 से 20% तक उनको इंटरेस्ट मिल रहा था और रेलवे में 5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा था, प्लस और बहुत सारी सुविधाएं। तो फिर इस माध्यम से भी भारत का शोषण करने लगे। तो इस शोषण का परिणाम ये निकला कि भारत जो एक सोने की चिड़िया थी 1757 से पहले, वो 1857 तक आते आते एक कंगाल देश में परिणत हो गया। और कंगाल देश विरोध ही करता है, विद्रोह ही करता है। तो इसी कारण से 1857 का विरोध हुआ। क्लियर? मिटाए? सबको लिख लिए? वेरी गुड। अब आते हैं पॉलिटिकल काउज में, ठीक है? पॉलिटिकल काउज यानी राजनीतिक कारण। देखिए, वो जो आर्थिक में शुरू वाला लिखे हुए थे वो इसमें अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद नया क्या ऐड होगा तो वो बता दे रहे हैं कि दो गवर्नर जनरलों की नीतियां, एक लॉर्ड वेलेस्ली, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली,
और दूसरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी कॉर्नवालिस बोल रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ये दोनों जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, ये भारत के, वो 1857 के विद्रोह से पहले के हैं। इनका पीरियड अगर आप देखिए तो 1798 से लेकर करके 1805 तक इनका पीरियड है। और इनका पीरियड अगर देखिए तो 1848 से लेकर करके 1856 तक का है, यानी विद्रोह शुरू होने के एक साल पहले, है ना। भारत पर कब्जा करने के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों ने जो पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी 1857 के वार का काउज बना। तो पॉलिसी क्या थी? इसने जो पॉलिसी अपनाई उसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सहायक संधि। क्या बोलेंगे? हाँ। और इसने जो पॉलिसी अपनाई उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में बोलेंगे व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है साहब, अब क्या था दोनों को समझते हैं। तो जो सहायक संधि का मामला है, सब्सिडरी अलायंस का मामला था, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि जब भारत के देशी रियासत आपस में लड़ रहे थे तो वेलेस्ली को अवसर मिला। हालांकि यहाँ पर पढ़ाते समय एक चीज बता दें, अगर ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन आपको आए कि भारत में सहायक संधि को लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा, डुप्ले था जो फ्रेंच गवर्नर था। ठीक है, तो ऐसा ना कि ऑब्जेक्टिवली आए तो आप लिख दीजिए, तो हम जहां जहां पर कंफ्यूज टॉपिक रहता है हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं, तो यहां पर भी आप याद रखिएगा। लेकिन व्यापक पैमाने पे भारत में इस नीति को लागू करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। तो जब भारतीय दो रियासत आपस में लड़ते थे तो लॉर्ड वेलेस्ली वहां पर पहुंच जाता था किसी एक के पास कि मदद चाहिए हमारी, मदद चाहिए हमारी। कौन नहीं तैयार होगा? अभी कल ही की तो बात है, एक ऐसी घटना है जिसको सुन करके आपको लगेगा कि जब ये आज के दौर में हो रहा है तो ऐसा हुआ तो क्या गलत हुआ। दो मौलवी साहब का मामला है, दोनों बहुत टैलेंटेड, एक की बेटी है और एक मौलवी साहब 5 बच्चे के जो है वो बाप है। मौलवी साहब एक मदरसा चलाते हैं और एक मौलवी साहब की बेटी उस मदरसे में पढ़ाती है। जो मदरसा चलाते हैं, जो 55 साल के हैं, उनको उस 28 साल के लड़की से जो दूसरे मौलवी की बेटी है प्यार हो जाता है। अरे अभी सुनिए ना अभी, और मतलब सितम ये आपको लग रहा है, हम बालाए सितम तक पहुंचाना चाहते हैं आप। तो ये हो गया। तो उसके बाद दोनों ने कहा कि शादी करेंगे, बाप तैयार नहीं हुआ। तो बेटी ने अपने फियांस यानी होने वाले पति से मिलकर के बाप के मर्डर की साजिश रच दी। सितम, बालाए सितम, दर्रे सितम, ये कि इस साजिश में बेटी की मां भी शामिल हो गई। कैपिटलिज्म का ये घोर रूप आपको दिखा रहे हैं साहब, कल की बात है, उद्भेदन हुआ है, जगह है दरभंगा। और 3 हिंदू शूटर्स को लिया गया स्पेशल कि ये कॉमनल हो जाए, और 2 लाख में गोली मरवा दिया गया मौलवी साहब को। जब कॉमनल हुआ मामला, प्रशासन सचेष्ट हुई, तीनों को गिरफ्तार की, तो उन तीनों ने ये
बात कबूला, जब मौलवी साहब को पकड़ा गया, डंडा पड़ा, तो उन्होंने भी कबूल कर लिया। तो हम ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको कि पैसा एक ऐसा चीज है ना कि इसकी लालच सारी चीजें खत्म कर देती है। तो यहां जो रजवाड़े थे वो पैसे के इतने भूखे हो चुके थे कि दोस्त और दुश्मन का तमीज उनके पास नहीं था, अच्छा और बुरे का तमीज नहीं था। अंग्रेज पहुंचे नहीं एक के पास, हाँ बहुत अब मेरे अभिन्न मित्र हैं, हाँ मित्र तो है भाई, लेकिन ऐसी मदद थोड़ी करेंगे। ये 3 शर्तें हैं, मानोगे तब हम फौज लेकर के आवेंगे तुम्हारे भाई से तुमको लड़वाने के लिए। देखिए व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी लेकर के आ रहा है, शुरू में पढ़ाया हमने, यही सब बना रहे थे। भाई से भाई को लड़ाने का उपदेश देना सभ्यता है क्या? सिविलाइजेशन है क्या? तो कहां गए रुडियार्ड किपलिंग के वो विचार? तो अब 3 शर्तें कौन थी कि हम जो सेना भेजेंगे उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। दूसरा कि आपका कोई विदेशी संबंध नहीं होगा, यानी उसको हम हैंडल करेंगे। यहां विदेशी संबंध का मतलब अमेरिका से संबंध नहीं, भारत के अंदर दूसरी रियासत जो है उससे संबंध, ये आपका फॉरेन रिलेशंस हो गया। और हमारा एक आदमी ऑफिसर्स आपके दरबार में हमेशा रहेगा, और आपकी सुरक्षा के लिए जो फौज रहेगी उसके लिए कुछ भूमि हमको दे दीजिए अपनी रियासत का, ताकि उसका मेंटेनेंस हम कर सकें। अब बोलिए इस सहायक संधि में सारा नुकसान भारतीयों का और सारा लाभ अंग्रेज का हो गया कि नहीं? फौज उसका, खर्च उसका नहीं, और उसका खर्च पल भी रहा है, प्लस पैसा भी मिल रहा है, अब प्लस वो रियासत गुलाम भी हो गया। ये था साहब सब्सिडरी अलायंस। करने वाले जो रियासत थे, जरा वो देखिए मजबूरी में किया या जो किया। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने किया, क्योंकि वो निजाम ने इसलिए किया क्योंकि मराठों से और फ्रांसीसियों से घिरा हुआ था। उसके बाद 1799 ईस्वी में जो है मैसूर और तंजौर ने किया, मैसूर प्लस तंजौर ने किया, ठीक है। उसके बाद 1801 ईस्वी में अवध और पेशवा ने किया। उसके बाद 1803 ईस्वी में नागपुर के भोंसले ने किया, ये भी मराठा सरदार था, नागपुर के भोंसले ने किया। उसके बाद 1804 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया ने किया, ग्वालियर के सिंधिया ने किया। और ये जो भी रियासतों ने सहायक संधि की, उनकी सोवरेंटी अंग्रेजों के पास गिरवी रह गई, वो गुलाम हो गए। तो इस प्रकार से गुलामी जब थोपा जाएगा तो विद्रोह होगा कि प्यार किया जाएगा? विद्रोह होगा। अब दूसरा जो गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड डलहौजी, इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यवगत सिद्धांत जो अपनाया वो क्या था? तो अभी तक भारत में जो पॉलिटिकल सेटअप में था उसमें एक सिस्टम थी गोद लेने की प्रथा। गोद लेने की प्रथा क्या था? किसी राजा का अगर वैध संतान नहीं है, यानी उसके पत्नी के गर्भ से कोई पैदा नहीं हुआ हो, तो अपनी रियासत को बचाने के लिए वो दत्तक पुत्र लेता था। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ लड़का, और वो राजा बन जाता था। डलहौजी जब आया तो उसने दत्तक पुत्र के अधिकार को खत्म कर दिया, और उसमें 3 नीतियां अपनाई। ये नीतियां को जरा गौर से सुनिएगा, इसमें भी आपको अंग्रेजों की टेक्निक समझ में आएगी कि कैसे लोग तैयार हो जाते थे और कैसे फूट पड़ जाता था। उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू करने के लिए भारतीय रियासतों का 3 वर्गीकरण किया, 3 कैटेगराइजेशंस किया। क्लियर? उसने कहा कि पहले वर्ग में वो रियासत है जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इनको दत्तक पुत्र का अधिकार होगा।
दूसरे कैटेगरीज में, दूसरे वर्ग में उसने कहा कि वो रियासतें होंगी जिसको मुगलों ने स्थापित किया है, माने मुगल दौर में स्टैब्लिश्ड हुए हैं। उसके बारे में उसने कहा कि इन्हें भी दत्तक पुत्र का अधिकार होगा, लेकिन हमसे पूछ कर ये करेंगे, ठीक है। और तीसरा में कहा कि वो देशी रियासत जो मेरे शासनकाल में पैदा हुए हैं, गौर कीजिएगा, हमने बनाया या नहीं उससे छोड़ दीजिए, लेकिन हम जब से भारत में आए हैं तब वो बने हैं, उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं है। जानते हैं साहब, अधिकांश रियासतें तो अंग्रेज को आगमन के बाद ही बनी, प्राचीन रियासतें तो बहुत कम थी। बात को समझिए। तो इस तरीके से लंबी चौड़ी बात कह के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया, और अधिकांश रियासतें चूंकि ब्रिटिश द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो धड़ाधड़ जो है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो 1848 में सबसे पहले सतारा को किया, यह भी मराठा क्षेत्र में था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को किया। 1850 में बघात को किया। 1852 में उदयपुर को किया। 1853 में झांसी को किया। 1854 में नागपुर को किया। 1855 में करौली को किया। इतनी देशी रियासतों को लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी के तहत, व्यवगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये सब आपको याद करना होगा, सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिवली आता है, सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नोट कीजिए और घर पर जाकर के याद भी कीजिएगा। तो सिद्धांत तो व्यापक का चलिए एक बात है, लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने डलहौजी को बदनाम कर दिया, और वो कि 1856 में 1856 में जो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे नहीं, क्योंकि अवध के नवाब का पुत्र था, नवाब वाहिद शाह का पुत्र था बिरजिश कदर। वैध पुत्र होने के बावजूद भी अवध को जो मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, वो कुशासन के आधार पे, बैड गवर्नेंस के आधार पे, और जब इस आधार पर मिलाया गया तो वहां की पूरी पब्लिक इस नीति के खिलाफ हो गई। क्यों जानते हैं? कि आज का माहौल जो अलग हो, लेकिन जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय नवाब मुसलमान था और अधिकांश प्रजा हिंदू थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। संबंध इसलिए अच्छे थे कि टैक्सेशन बहुत अच्छा था, इसके अलावा अब आकस्मिकता कुछ आती थी, मुसीबत आती थी तो नवाब खड़ा रहता था। तो जब कुशासन के आरोप पे लगा तो पब्लिक ने यह कहा कि जो भी कुशासन पैदा हुआ है अवध में, उसके लिए नवाब जवाबदेह नहीं है, उसके लिए ब्रिटिश नीति जवाबदेह है। तो आप गलत काम भी करें और इल्जाम भी हम पर लगा दें। तो इसलिए बहुत बड़ा असंतोष इस विलय के खिलाफ अवध में था, इसीलिए अवध में रिवोल्ट का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। तो ये थे साहब पॉलिटिकल कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज पढ़ाया, पॉलिटिकल कॉज पढ़ाया, आगे बढ़े, लिख लिए, हो गया। टाइम हो गया तो 2-3 पॉइंट और है, पढ़ लीजिए, वैसे थोड़ी होगा, हमसे पढ़ना है तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा।
सोशल का हम खुद जल्दी कर रहे हैं। अब ये 2-3 काउस के लिए हम अलग से क्लास नहीं ना लेंगे, बात समझिए, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। सामाजिक कारण में क्या था, शॉर्ट कर दे रहे हैं आपको। सामाजिक कारण में यह था कि भारत के लोग प्राचीन काल से लेके आज तक एक नेचर है इंडियन कल्चर का, वो सुन लीजिए। और नेचर क्या है कि वो हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रिलीजन और सोसाइटी में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे उनका आधार कुछ भी हो। एक बात मान लीजिए, जैसे कि ट्राइबल्स कोई जनजाति है, जंगल में रह रही है, उसका अपना धर्म और समाज है। आप जरा जाके उनसे बात कीजिए ना अभी इस युग में कि आपका ये प्रथा बड़ा खराब है, छोड़ दीजिए, तीर कमान लेके खड़ा हो जाए। तो इस मिट्टी की यह विशेषता है, मैं ये संक्षेप में बताना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने समाज सुधार के कंटेक्स्ट में सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और विधवा विवाह को लागू करने की प्रथा डलहौजी के द्वारा 1856 ईस्वी में जब लाया गया, और हिंदू रिलीजन्स डिसएबिलिटी एक्ट, हिंदू धर्म निर्योग्यता अधिनियम 1850 में डलहौजी के द्वारा जब पारित किया गया, और उसमें प्रोविजंस था कोई हिंदू अगर क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको अपने संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई अपना धर्म छोड़ देता है तो फिर उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। तो ये 3 काम डायरेक्ट एकदम भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप था। इसके अलावा जो ईसाई मिशनरी, हाँ बस ईसाई मिशनरियां जब आने लगी तो उन्होंने 2 काम किया। पहला काम तो ये किया कि साहब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और दूसरा काम ये किया कि जो दलित हिंदू थे उनको एजुकेशन और हॉस्पिटल की सुविधा देकर के उनका धर्म परिवर्तन करवाया। तो इस कारण से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो नीतियां थी उसके खिलाफ तीव्र विरोध हुआ। आगे है मिलिट्री कॉज। क्या चीज? यानी सैनिक कारण, मिलिटेरी काउस, सैनिक कारण। तो देखिए सिंपल सी बात है कि पहला चीज कि सेना में अधिकारी के रूप में किसी भारतीयों को पहुंचने का अधिकार नहीं था। जो भी हो सकते थे सिपाही हो सकते थे। अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाही का तुलना क्या है कि एक अंग्रेज सिपाही को 1500 रुपया प्रति माह मिलता था और एक भारतीय सिपाही को 70 और 80 रुपया प्रति माह, इतना का डिफरेंस। एक अंग्रेज सिपाही किसी भारतीयों को मार सकता था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों में एक धार्मिक पद्धति थी, वो ये कि देश से बाहर जाने से उनका धर्म नष्ट मान लिया जाता था। तो अंग्रेज फौज में काम करने से उनको बर्मा जाना पड़ा, मेसोपोटामिया जाना पड़ा। वो लोग जब लौट करके आए तो उन जब गांव में गए तो उनका गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया कि तुम हिंदू हो ही नहीं। तो मिलिट्री रूप से बहुत सारी है, जबकि मिलिट्री में 3,15,000 कुल संख्या थे, जिसमें से 51,000 संख्या ही अंग्रेजों का था, बाकी सब भारतीयों का था। तो इस तरीके से एक असंतोष पनपा, और उस असंतोष में तत्कालिक यानी कंटेम्परेरी काउस, कंटेम्पोरेरी काउस जो बना वो चर्बी वाला कारतूस। बहुत जल्दी बता दे रहे हैं। उसमें हुआ ये कि बैरकपुर का जो छावनी था कलकत्ते में, तो उसमें एक तरफ जो था वो सैनिक रहते थे, दूसरी तरफ आर्सेनल कंपनी था, डिपो था जहां गोला बारूद बनता था। तो जहां सैनिक रहते थे वहां फॉरवर्ड कास्ट के हिंदू और मुसलमान रहते थे, यानी मुख्य रूप से ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और पठान, फौज में यही लोग रहता था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आर्सेनल कंपनी था उसमें निम्न जाति के हिंदू रहते थे जो गोला बारूद सब बनाते थे। तो एक निम्न जाति का हिंदू जा रहा था और एक पंडित जी जा रहे थे लोटा लेकर के। उसको प्यास लगा हुआ था निम्न जाति का, बोला कि जरा पानी पिला दो बाबा। तो
तो बोले इसकी अरे अछूत तुम जो है वो इतना हिम्मत कैसे कि ब्राह्मण का लोटा छू लेगा। बोले इसकी अरे पंडित जी आपका धर्म कब का नष्ट हो चुका है कैसे। तो आप जो दतवा से खींचते हैं ना कारतूस एनफील्ड राइफल में भरने के लिए, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब वो ब्राह्मण पंडित जाके बैरकपुर छावनी में बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है। अब इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक आग बबूला हो गए और मंगल पांडे जो एक जवान था वो गया और कर्नल ब्राग और ह्यूस्टन वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे, दोनों को गोली से उड़ा दिया 23 मार्च को। कर्नल ब्राग तो वहीं पर मर गए, ह्यूस्टन घिसटते घिसटते भागा, वो अरेस्ट हो गए और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई। इस प्रकार से छात्रों 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। अब अगले क्लास में मिलेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि किस ढंग से एक्सपैंड किया, प्रसार हुआ। इतना क्लास करने के लिए तन्मयता के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।